हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं शब्द और पद के अंतर्गत पद का भेद पढ़ा रही थी। तो पद के प्रथम भेद में आपको संज्ञा के बारे में मैंने बताया। संज्ञा के भेदों के बाद संज्ञा के जो विकार पैदा करने वाले मुख्य तत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में। सबसे पहला विकार पैदा करने वाला तत्व है लिंग, फिर वचन, फिर कारक। तो लिंग और वचन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। लिंग किसे कहते हैं कि जिससे किसी भी संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। दो भेद होते हैं लिंग के। पहला जो है स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। इसी तरह से दूसरा विकार पैदा करने वाला तत्व है वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन जो है किसी भी संज्ञा शब्द के संख्या का बोध कराए, एक या अनेक संख्या का जो बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन के भी दो भेद होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। जिनसे एक का बोध हो, एक संख्या किसी भी वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे किसी भी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब उसके पश्चात हम चर्चा कर रहे थे कारक के बारे में। तीसरा विकार पैदा करने वाला जो है कारक, वह है उसे कारक कहते हैं। अब जैसे आपको कुछ वाक्य पढ़ के सुनाती हूँ कि जैसे कि हमारे देश सींचने वाली अनेक पवित्र नदियाँ हिमालय से हमारे देश को सींचने वाली अनेक पवित्र नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। इसमें के कारक चिन्हों को यदि निकाल दें तो वे शब्द जो है आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यदि हम कहते हैं कि हमें अपने देश संस्कृति गर्व है, तो ये सही भाव नहीं दे रहा है, ये इसका कोई भाव नहीं निकल रहा है। इसी तरह से यदि हम कहते हैं कि इस कक्षा बच्चों गुरुजी एक उपहार खरीदा, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसमें कुछ न कुछ आपको कमी नज़र आ रही होगी, और वह कमी है कारक की, कारक चिन्हों की। तो आपको पता चल गया होगा कि कारक चिन्हों का काम है एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना। वाक्य में जितने पद हैं उन पदों को एक दूसरे से जोड़ना। जैसे आपको फिर से वही वाक्य पढ़ के सुनाती हूँ। हमारे देश को सींचने वाली अनेक पवित्र नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो देश को जो है ये कारक चिन्ह है, जोड़ने का काम कर रहा है। और इसी तरह से हिमालय से, ये जो से परसर्ग है ये भी कारक चिन्ह है जो कि निकलती है, क्रिया को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले वाक्य सुनाया था कि हमें अपने देश संस्कृति गर्व है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हमें ये वाक्य यदि हमें पूर्ण अर्थ वाला वाक्य बनाना है तो हम इसमें कारक चिन्ह जोड़ेंगे। जैसे हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व है, तो की जो है ये कारक चिन्ह है, और इसी तरह पर जो है वह भी परसर्ग का चिन्ह है। तो इन दोनों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। इसी प्रकार से आपको एक वाक्य और हमने सुनाया था, उसी को फिर से कारक चिन्ह के साथ बताती हूँ। इस कक्षा के बच्चों ने गुरुजी के लिए एक उपहार खरीदा। यहाँ पे आप देख रहे हैं के परसर्ग और ने परसर्ग और के लिए परसर्ग, तीन परसर्गों का प्रयोग हुआ है, तभी सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये शब्द जब जुड़ जाते हैं तो किसी वाक्य में मिलकर एक अर्थ देते हैं और तब उसे पद कहते हैं।
अब हम ये जानेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक संज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके क्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से संबंध स्थापित करें ऐसे चिन्हों को हम कारक कहते हैं। जैसे रवि चाकू कल काटा, ये रवि चाकू फल काटा, ये 4 शब्द हैं हमारे पास। रवि चाकू फल काटा। लेकिन जब इसमें हम परसर्ग का प्रयोग कर देते हैं कि रवि ने चाकू से फल को काटा, रवि ने चाकू से फल को काटा। अब ये 3 परसर्ग इसमें लगे हैं वाक्य को शब्दों को जोड़ने के लिए। रवि ने एक ने परसर्ग लगा है, चाकू से एक से परसर्ग लगा है और फल को इसमें को परसर्ग लगा है। तो इस तरह से 3 परसर्गों के प्रयोग से ये शब्द आपस में जुड़ गए और तब हम इन्हें पद मान लेते हैं और उनको वाक्य में उनका सार्थक प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्रिया है, इसमें काटा, क्रिया को करने वाला है रवि और जिस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है वह है चाकू। तो क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़ रहा है वह है फल। क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़ रहा है वह है फल। अब जैसे आपको बता देते हैं, यहाँ पे है 3 शब्द है। सबसे पहले है क्रिया, क्रिया है काटा, और दूसरा है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला कौन है? क्रिया को करने वाला है रवि। और उसके बाद जिस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है जिस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है वह है चाकू। ये क्रिया है काटा और क्रिया को करने वाला है रवि और जिस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है वह है चाकू। अब चौथा है क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, हम क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वह है क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वह है फल। पड़ रहा है वह है फल। ये 4 आपके पास शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है काटा, दूसरा शब्द है रवि, तीसरा शब्द है चाकू और चौथा शब्द है फल। पहला शब्द है काटा, दूसरा शब्द है रवि, तीसरा शब्द है चाकू और चौथा शब्द क्या है? फल। तो इन 4 शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है वह है कारक चिन्ह।
अब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके करेंगे। यहाँ पे ये वाक्य बना था, रवि ने चाकू से फल को काटा। ये वाक्य था, ये वाक्य था, रवि ने चाकू से फल को काटा। यहाँ पे रवि ने परसर्ग है, से परसर्ग है और को परसर्ग है। इन परसर्ग चिन्हों से हमने तीनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया और ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर एक पद बन गए। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि किसी वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसे हम पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं और वह कारकों द्वारा स्पष्ट हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कारक के प्रकार हैं, कारक के 8 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है कर्ता। कर्ता का चिन्ह है ने। पहला प्रकार है कर्ता, कर्ता का चिन्ह है ने। अब कर्ता की पहचान है कि संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जो कोई भी कार्य करता है, जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे सुमन ने चित्र बनाया, जैसे यहाँ पे ये पहला है कर्ता, तो इसमें हम उदाहरण लेते हैं कि सुमन ने चित्र बनाया। तो सुमन ने चित्र बनाने का काम कौन कर रहा है? सुमन। तो सुमन जो है वह है कर्ता। अब ये है कि कर्ता की पहचान कैसे करेंगे। कई बार वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जब भी वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त होती है उससे हम कौन या किसने जब प्रश्न करते हैं, कौन या किसने का प्रश्न जब हम करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वह है कर्ता कारक। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जब हम कौन या किसने शब्द का प्रयोग शब्द से प्रश्न करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वह जवाब जो है कारक है। वह जवाब हमें संज्ञा के रूप में या सर्वनाम के रूप में मिलता है। जैसे यदि जो ये आपको हमने वाक्य सुनाया था कि सुमन ने चित्र बनाया, तो अब यहाँ पे किसने चित्र बनाया यदि प्रश्न करते हैं तो हमें जवाब में मिलता है कि सुमन ने। तो सुमन क्या है? संज्ञा। तो आपने देखा कि जब आप कौन या किसने से प्रश्न करते हैं तो जवाब में कोई ना कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम शब्द आता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ने परसर्ग का प्रयोग बस भूतकाल में ही होता है। ठीक है, ने परसर्ग जो कर्ता का चिन्ह है वह जो है केवल भूतकाल में ही होता है और वर्तमान काल में हम इसे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि राम फल खाता है। अब राम फल खाता है में फल खाने का काम कौन करता है? कौन से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब आएगा राम। राम फल खाने का काम कर रहा है, क्रिया जो है वह खाना है और खाने का कार्य कर रहा है राम। तो राम जो है वह कर्ता हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ने परसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो आपको ये जानना होगा कि ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल में ही हम करते हैं। जैसे अगर आपको एक वाक्य बताते हैं ने परसर्ग का प्रयोग करते हुए कि उसने कार्य कर लिया, उसने गृह कार्य कर लिया। अब उसने गृह कार्य कर लिया, अब देख रहे हैं यहाँ पे कर लिया जो शब्द है वो भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, तो भूतकाल में जब हम प्रयोग करते हैं तो वह ने परसर्ग का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक कैसे होता है। कर्ता कारक का मुख्य चिन्ह क्या है? मुख्य चिन्ह ने है, परंतु ने का प्रयोग हर समय नहीं होता है।
केवल भूतकाल में ही ने का प्रयोग होता है। अब हम दूसरे जो कारक चिन्ह है, दूसरा जो कारक चिन्ह है को, ये अभी आपको मैंने कर्ता के बारे में बताया, अब दूसरा कारक चिन्ह को के बारे में बताऊंगी। तो कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि विनीता ने सुमन को बुलाया, विनीता ने सुमन को बुलाया, ये जो है इसमें जो को परसर्ग है वो कर्म कारक का प्रतीक है। विनीता ने चावल खाया, अब इसमें आप देखिए हर समय को का प्रयोग नहीं भी होता है, को जो है कहीं कहीं गौण होता है। तो यहाँ पे देखिए वही है उदाहरण में कि विनीता ने चावल खाया, अब खाना क्रिया का प्रभाव चावल पे पड़ रहा है, परंतु यहाँ चावल कर्म होते हुए भी को परसर्ग का प्रयोग सामने दिख नहीं रहा है। इन दोनों वाक्यों में जो आपको हमने बताया, विनीता ने सुमन को बुलाया और दूसरा वाक्य विनीता ने चावल खाया, इसमें सुमन को में और को का परसर्ग का प्रयोग है, जबकि चावल में को परसर्ग का प्रयोग नहीं है, परंतु दोनों ही कर्म कारक हैं। इन दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि कारक चिन्ह जो कर्म कारक का चिन्ह है को, वह जो है हर जगह प्रयुक्त नहीं होता है। कर्म कारक की पहचान क्या है? कर्म कारक की पहचान यह है कि जब हम क्या, किसे और किसको, ये तीन शब्द है, क्या, किसे और किसको, इनसे यदि हम प्रश्न करते हैं, इन शब्दों के द्वारा यदि प्रश्न करते हैं तो उत्तर में जो भी संज्ञा हमें प्राप्त होती है वह कर्म कारक होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात यह है कि क्या, किसे और किसको का जब हम प्रयोग करते हैं, क्या, किसे और किसको का प्रयोग करने पे जो हमें उत्तर मिलता है वह है कर्म कारक, उससे जो जवाब मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि यहाँ पे कर्म कारक की विनीता ने किसे बुलाया, तो उत्तर होगा सुमन को। तो उत्तर में आपको जो संज्ञा शब्द आया यानी कि सुमन, वह है कर्म कारक। उसके बाद विनीता ने क्या खाया, तो विनीता ने चावल खाया, तो जवाब में आया चावल। ये चावल जो संज्ञा शब्द है वही कर्म कारक है। कभी कभी वाक्य में दो या दो कर्म भी आते हैं। कभी कभी आप देखेंगे वाक्य में दो कर्मों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि दुकानदार ग्राहकों को सामान बेच रहा है, दुकानदार ग्राहकों को सामान बेच रहा है। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि दुकानदार ग्राहकों को सामान बेच रहा है। यहाँ पे ग्राहकों को और सामान में दो आपके वो है कारक है, दो कर्म कारक है, ग्राहकों को और सामान, इनमें दो कारक है। तो आप दो कर्म कारक है, दो कर्म कारकों के जैसे कि ग्राहक को एक कर्म का है और सामान को एक दूसरा कर्म है, ठीक है। तो आपने देखा कि कभी कभी दो कारकों का भी प्रयोग, दो कर्म कारकों का भी एक साथ एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्म कारक में यहाँ पे दो कर्म है। देखिए दुकानदार ने ग्राहकों को सामान बेचा, दुकानदार ने ग्राहकों को सामान बेचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राहकों को एक कर्म है और दूसरा है सामान को बेचा। क्या बेचा? सामान को बेचा। तो यहाँ पे को परसर्ग भले ही नहीं है, परंतु यहाँ बेचा क्रिया से प्रश्न पूछने पे जब आपके पास उत्तर आ रहा है सामान, यानी सामान क्या है? संज्ञा शब्द है, तो ये कर्म है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अध्यापक बच्चों को
को जो है ये कारक कर्म कारक का चिन्ह है। इसी तरह से गणित में भी को का परसर्ग का प्रयोग भले ही नहीं है, लेकिन ये को यहाँ पे गौण है, पर ये जो है कर्म है। क्या पढ़ा रहे हैं आप प्रश्न पूछिए तो आपके पास उत्तर आएगा गणित। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कभी कभी वाक्य में दो कर्मों का भी प्रयोग एक साथ होता है। कभी कभी वाक्य में एक से अधिक दो कर्म का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे वाक्य में जो कर्म क्रिया के समीप होता है वह मुख्य कर्म होता है। यानी कि यहाँ पे पहला कर्म ये है, दूसरा कर्म ये है, ठीक है। इसी तरह से पहला कर्म ये है, दूसरा कर्म ये है। यानी कि पहला कर्म है ग्राहकों को, दूसरा कर्म है सामान, तीसरा इसमें भी पहला कर्म है बच्चों को, दूसरा कर्म है गणित। तो यहाँ पे दो कर्म होने के बाद जो अंतिम वाला जो क्रिया के बगल में है वही मुख्य कर्म माना जाता है। अब हम तीसरा कारक पढ़ाएंगे आपको। तीसरे कारक का चिन्ह है से। ये से, इसमें द्वारा भी एक से या द्वारा भी एक इसका चिन्ह होता है, से द्वारा, ठीक है। जो करण कारक का चिन्ह है इसमें से और द्वारा दोनों का ही प्रयोग होता है। तो अब आपको उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया, चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ पे चित्रकार ने पेंसिल से जो है वह कर्म कारक की पहचान है। से जो है करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है से। या आप एक उदाहरण देखिए कि मैंने पत्र के द्वारा उसे सूचना भेजी। मैंने पत्र के द्वारा उसे सूचना भेजी। यहाँ पे द्वारा जो है वह करण का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है। तो करण कारक की पहचान हम कैसे करेंगे इसको भी आप जान लीजिए। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किससे या किसके द्वारा, वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उससे किससे या किसके द्वारा शब्द का जब हम प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उसमें जो जवाब आएगा वह करण कारक होगा। जैसे कि चित्र किसने बनाया, किससे बनाया, तो चित्र पेंसिल से बनाया। चित्र किससे बनाया, चित्र पेंसिल से बनाया। सूचना किससे भेजी गई, सूचना सूचना जो है पत्र के द्वारा भेजी गई। तो जब हम से या द्वारा वाले लगे हुए शब्दों को देखते हैं वह करण कारक के अंतर्गत आता है। अब चौथा कारक चिन्ह है आपका ये संप्रदान कारक का के लिए जो है वो चौथा कारक चिन्ह है। इसमें जो है आप देखेंगे कि कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए उसे कहते हैं संप्रदान कारक। अब जैसे एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि हम गुरु जी के लिए उपहार लाए, हम गुरु जी के लिए उपहार लाए। और दूसरा उदाहरण है हमने गुरु जी को उपहार दिया। यहाँ पे दिया जो क्रिया है उसके कारण यहाँ पे को भले ही लगा हो पर यहाँ भी संप्रदान कारक है। इसमें ये नियम है कि जब हम दिया क्रिया लगाते हैं तो देने के अर्थ में यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह माना जाता है। संप्रदान की पहचान कैसे करेंगे, संप्रदान में जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है जो उसे किससे और किसके लिए आदि शब्दों के द्वारा जब हम प्रश्न पूछते हैं किसे, किसको और किसके लिए, किसे, किसको और किसके लिए, इन शब्दों को याद रखिएगा। इनसे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर हमें मिलता है, जवाब जो मिलता है वह कर्म संप्रदान कारक होता है। जैसे कि किसके लिए उपहार लाए तो इसका उत्तर मिलेगा गुरु जी के लिए। किसके लिए उपहार लाए, गुरु जी के लिए उपहार लाए।
अगला है इसका उदाहरण आपका जो है दूसरा जो है गुरु, हमने गुरु जी को उपहार दिया, तो यहाँ पे भी किसको उपहार दिया, भले ही को लगा है पर देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अब आपको पांचवा जो इसका भेद है अपादान कारक, अपादान कारक के बारे में बताते हैं। इसमें भी से वो है परसर्ग चिन्ह है। परसर्ग चिन्ह से आपका करण में भी लगता है, पर इसके परसर्ग चिन्ह जो से है इसमें अलगाव होता है। अलगाव माने अलग होना। इसका जो अर्थ आपको दिखेगा उससे आपको अलगाव का समझ में आएगा, अलगाव होने का समझ में आएगा। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे। अब यहाँ पेड़ से पत्ते गिर के अलग हो गए। हालांकि करण में भी से है, पर कारक चिन्ह है, परंतु यहाँ पे जो से है वो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अलगाव व्यक्त होता है, अलगाव पता चलता है। करण के से में विभक्ति जो से है उससे साधन के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। करण के अर्थ में दोनों के से में जो अंतर है उसको ध्यान दीजिएगा। करण की जो विभक्ति है से, उसमें साधन के रूप में उसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ, तो मैं कलम से लिखने का साधन है कलम। तो जहाँ साधन के रूप में प्रयोग किया जाए से परसर्ग का, वहाँ करण कारक होता है, और जहाँ पे अलगाव के रूप में प्रयोग किया जाए वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। जैसे कि वह कार से आया, तो कार से आया, कार जो है वह साधन है। जहाँ यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जहाँ साधन के रूप में प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, वह होता है करण कारक। और वह घर से आया, यहाँ पे साधन नहीं है, यहाँ पे आपका अलग होने का लक्षण दिख रहा है। जैसे कि घर से आ गया यानी घर से वह अलग हो गया। ये वह गांव से बाजार गया, वह गांव से शहर गया, वह गांव से शहर गया, तो यानी गांव से वह अलग हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे हम से परसर्ग का प्रयोग किसी साधन के मतलब किसी साधन के साथ करते हैं, साधन के लिए करते हैं, वहाँ पे करण कारक होता है। और जहाँ पे हम अलगाव का अर्थ दिखाने के लिए से का परसर्ग का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे होता है अपादान कारक। ये दोनों आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, तभी जो है इन दोनों का अलगाव आपको, इन दोनों के माने जो रूप हैं अलग अलग आपको पहचान में आएंगे। जैसे आपको और उदाहरण देती हूँ, जैसे कि वह उस्ताद जिससे तबला सीख रहा है, तो यहाँ तबला सीखने का साधन क्या है, उस्ताद जी से, वह साधन है, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। और आपको अगर उदाहरण दें, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये साधन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अलगाव हो जा रहा है। गंगा हिमालय से निकलती हैं यानी कि गंगा हिमालय से अलग हो जाती हैं। तो दोनों के अंतर को आप स्पष्ट आपको हो गया होगा। अब आपके पास छठवां कारक जो है वह है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, के, की। इसका चिन्ह ना, नैनी और रा, रेरी भी होता है। तो यहाँ पे जब हम जहाँ संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, वहाँ संबंध कारक होता है। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम का हम संबंध दिखाते हैं, वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे कि राम का भाई सुंदर है, राम का भाई सुंदर है। ऐसे सीता की माताजी दिल्ली गई, सीता की माताजी दिल्ली गई। रवि के जूते अच्छे हैं, रवि के जूते अच्छे हैं। यहाँ पे का, की और के परसर्ग चिन्हों का आपने प्रयोग देखा। जहाँ पे हम संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने के लिए
इनका प्रयोग करते हैं वहाँ पे ये संबंध कारक माना जाता है। और इसका अन्य चिन्ह है रा रे री और ना ने नी। जैसे कि तुम्हारा में रा लगा हुआ है, तुम्हारी में री लगा हुआ है और तुम्हारे में रे लगा हुआ है। इसी तरह अपना, अपनी और अपने। अब यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि संबंध कारक के परसर्ग या सर्वनाम के लिए लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। संबंध कारक के परसर्ग जो है वह संज्ञा या सर्वनाम के जो लिंग होते हैं उसी के अनुरूप वो बदल जाते हैं। जैसे कि राम का भाई तो का प्रयोग हुआ। सीता की बहन, क्योंकि सीता की जो है सीता स्त्रीलिंग है इसीलिए की हो गया। उसके मित्र, यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ इसीलिए के का प्रयोग हुआ। हमारी नई पुस्तकें, ये स्त्रीलिंग के रूप में री। और हमारे नए घर, ये रे जो है ये एक संबंध का चिन्ह है। और उसके बाद हमारा नया मकान, यहाँ पे आपने देखा रा रे री का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए, अब अंतिम इसके बाद है सातवां कारक अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में, पे और पर। सातवां कारक है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है में, पे और पर। अब इसको हम जानते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं कि क्रिया के होने के स्थान पर काल का बोध कराने वाला जो कारक होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के होने के स्थान तथा काल का बोध कराने वाला जो कारक होता है वह होता है अधिकरण कारक। स्थान या काल, ठीक है। अब आपको उदाहरण देते हैं कि पुस्तक मेज पर रखी है, ये स्थान बता रहा है। पुस्तक मेज पर रखी है। और दूसरा है वह शाम को आएगा, तो ये काल बता रहा है, समय बता रहा है। अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वह में, पर, को का प्रयोग कभी कभी करते हैं आदि है। विशेष है कि यदि अधिकरण कारक की विभक्ति को का प्रयोग की क्रिया के होने के काल का बोध कराता हो तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। जैसा कि आपको अभी हमने उदाहरण दिया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि अधिकरण कारक की विभक्ति को का प्रयोग यदि क्रिया के काल को दर्शाने के लिए किया जाए तो वह अधिकरण कारक होता है। को का प्रयोग भले ही है पर यदि काल का को दर्शाने के लिए किया जाए तो वह अधिकरण कारक है। अब अंतिम कारक आपको बताती हूँ, संबोधन। संबोधन है अंतिम। इसमें जो है हे, अहो, अरे, जब हम किसी को बुलाने के लिए कोई कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अरे लड़के उधर क्यों जा रहे हो। हे, अहो और अरे, यहाँ पे ये आपके इसके चिन्ह है। हे, अहो, हे, अरे, ये सब इसके जो है चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो जब हम बुलाने के लिए किसी का प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं संबोधन कारक, ठीक है। तो संबोधन का जैसे हे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो, हे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। और यहाँ पे अरे लड़के उधर क्यों जा रहे हो, अरे शब्द। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हम बुलाने के लिए अरे या अहो, ये हे का प्रयोग करते हैं उसमें एक विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि उसमें एक विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। इस प्रकार आज आपने कारक और कारक चिन्हों के बारे में पढ़ा। जो संज्ञा के विकार पैदा करने वाले हैं, लिंग, वचन और कारक। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं जिनके अलग अलग चिन्ह माने जाते हैं। उनमें सबसे पहला है कर्ता का ने, कर्म का को और करण से और द्वारा। संप्रदान का है के लिए, अपादान में भी से है परंतु वह अलगाव के लिए है। इसी तरह से संबंध है का, के, की, इसका है रा रे री और रानेनी।
विशेष रूप से का के की का ही प्रयोग किया जाता है। फिर अधिकरण में पे पर, में पे पर, और संबोधन है हे अहो अरे। धन्यवाद।